हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज अपने मॉक नंबर 6 पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं मॉक नंबर 6। तो आपने पहले 5 मॉक लगाए होंगे, तो आपको अपनी तैयारी में कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही होगी। कुछ चीज़ें आपको जो नहीं आ रही थी, थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूजन थी, वो चीज़ें आपको आपकी रिकॉल हो रही है, मतलब आपको याद आ रही है ना। तो अब आपने क्या करते हैं, धीरे धीरे आप पेपर को लगाते जाइए। तो जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक आपकी प्रिपरेशन पूरी अच्छे तरीके से हो जाएगी। अगर आप अपने जॉब के प्रति आपको ये है कि मेरे को जॉब लेनी है ना, तो आपको इसको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि पेपर लगाने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। ओके दोस्तों, आपकी मैं इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि आपको जो ही पेपर करवा रहा हूँ आपको इसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ मैं, बस, है ना। कोई चीज़ नहीं आती, आपको दिक्कत आ रही है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसका आंसर मैं अपने आप आपको दे दूंगा। तो बाकी आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। ये मैं नहीं कहता कि मैं करवाऊंगा तो आप पास हो जाओगे, क्योंकि मैं करवाऊंगा तो आप उसको जितना मैं करवा रहा हूँ उसका आप डबल करोगे तब पास हो गया, पेपर में आपके नंबर बढ़ेंगे, है ना। तो ऐसा कोई वो नहीं होता कि अमृत की पिला दें तो आपको पास हो जाओगे। तो आपको मेहनत तो खुद को करनी पड़ेगी दोस्तों। तो चलिए अपने मॉक नंबर 6 करते हैं। पहले आपको क्वेश्चन को रोकना है, उसको करना है, फिर उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना कि कैसे सर करवा रहे हैं। अगर आपका क्वेश्चन हो जाता है तरीके से तो बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छा है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है फिर तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपने मॉक को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल पे नए हो आप, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, तो चलिए दोस्तों अब अपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या बोलता है, 15,000 रुपये की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज 6 माही देय हो। देखो दोस्तों, स्टूडेंट्स को इसमें बहुत परेशानी होती है कि ब्याज 3 माही देय हो, 6 माही देय हो, है ना। तो आपको मैंने पीछे भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था। देखो, जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है उसका आपको फॉर्मूला पता है, लेकिन अपने उस तरीके से नहीं निकालेंगे। तो अपने क्या करेंगे, देखो ब्याज 6 माही देय है, इसका मतलब हो गया दोस्तों कि 6 महीने से एक किस्त दे रहे हो आप। जैसे आपकी मंथली किस्त आती है, मान लो आपने मोबाइल खरीदा, आपने एक मोबाइल खरीदा, आप कह रहे हो कि सर चलो ठीक है 12,000 रुपये का मोबाइल 13,000 रुपये में पड़ेगा ना, 2,000 रुपये मंथली किस्त दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो ये है मंथली, मतलब मंथ के हिसाब से आप किस्त दे रहे हो, उसमें आप 6 महीने के हिसाब से हिसाब कर रहे हो, है ना। तो इसलिए उसको बोल दे 6 माही। अगर 3 महीने के बाद आप हिसाब कर रहे हो तो उसको बोल देते हैं अपने 3 माही ना। 3 महीने होने, एक साल में कितनी बार हो जाएगी, 4 बार हो जाएगी, 3 महीने की। अपने एक साल के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। अगर मैं 3 महीने के हिसाब से कर रहा हूँ तो 3 का भाग देंगे, 6 महीने के हिसाब से हर 6 महीने बाद कर रहा हूँ तो 6 महीने का भाग देंगे, तो 2 ही किस्त बनेगी ना। देखो 6 का भाग देंगे, 6 दूनी 12, 6 मंथ, है ना। तो कितनी किस्त बनेगी, 2 बनेगी, है ना। इसलिए इसको बोल देते हैं, इसका टाइम कितना हो गया, 2। अब देखो इसने बोला है मूलधन कितना है, 15,000 रुपये, ठीक है। इसकी रेट परसेंट कितनी है, 4% वार्षिक। अब देखो ये चीज़ आपको हमेशा मिलेगी इसके साथ, 4% वार्षिक का मतलब हो गया 1 साल। तो ये तो होगी 12 मंथ की, आपको कितने की चाहिए, 6 मंथ की। तो 6 दूनी 12, 2 से इसको काटा, कितनी आ गई, 2%। तो 6 महीने की 2% और अगले 6 महीने की 2% होगी, है ना। ये होता है इसका। तो इसलिए ये 2% की दर से 2 बार लगेगी। तो टाइम कितना हो गया, 2 साल। 2 साल नहीं बोलेंगे, 2, इसको 2 लिख लेंगे, 2 बार इसकी काउंटिंग अपने करेंगे। इसका मतलब हो गया पहले साल भी 2% और दूसरे पहले 6 महीने भी 2% और दूसरे अगले 6 महीने भी 2% की दर से लगेगी। तो जब भी आपको CI चक्रवर्ती ब्याज निकालना हो तो आप CI परसेंट निकाल लिया करो दोस्तों। कैसे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, x + y + xy/100, मतलब 2 + 2 + 2 × 2/100। तो यहाँ से इसकी दर कितनी आ जाएगी दोस्तों, CI परसेंट आ गया 4.04%, ठीक है। अब आपको आप CI निकाल लें कितना, तो 15,000 का इतना प्रतिशत निकाल दो, तो 4.04। अब देखो इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा,
और गुणा में प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, ये हट गया ना, तो ये डेसिमल हट गया। अब इससे 2 और 1 3 जीरो यहाँ से कट गई, 1 2 3, 5 दिया 15, 5 दूआ 10, 2 से इसको काटा कितना आएगा 202, 202 को 3 से गुणा करेंगे तो 606 रुपये आ गया। यहाँ देखो कहाँ है, ये रहा, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होता है। देखो जैसे दोस्तों आपको मैंने लिखा 5% दर, तो ये आ गया रेट परसेंट। आपको टाइम दे दिया मान लो 2 साल, 2 साल या 2 बार आपको काउंटिंग करनी है, 6 माह की दर से हो गई तो, है ना, 2 बन गया। आप इसको ऐसे किया करो 5 + 5 + 5 × 5/100। अब देखो 5 और 5 10, तो 10 ये कितना आएगा 0.25, इसको जोड़ेंगे तो 10.25 आएगा। ठीक है ना, ये आ गई दोस्तों CI की दर। अगर आपको यही SI % निकालना हो तो आप क्या करोगे, 5% दर है 2 साल के लिए, तो 5 दूए 10 बन जाएगा, 10%। ठीक है, ये तो आ गया साधारण ब्याज, ये आ गया चक्रवर्ती ब्याज। अगर आपको डिफरेंस पूछे तो यहाँ देखो कितने का डिफरेंस आएगा, 0.25% का डिफरेंस आएगा, है ना। ये तरीका भी आप लगा सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 1 रुपये में 10 की दर से टॉफियाँ खरीदी, तो इसका क्रय मूल्य है बच्चों 1 रुपये में 10 की दर से। तो आपने 1 रुपये में 10 की दर से खरीदी, इसका मतलब 1 रुपये में 10 टॉफी खरीदी आपने, तो 1 टॉफी कितने रुपए की होगी, इतने की होगी। अब कहता है 25% का लाभ कमाने के लिए उसके 1 रुपये में, तो आपको SP निकालना है। तो लाभ कैसे निकाल दो, जैसे मान लो CP मैंने दे दिया आपको 200 रुपये, आपको मैंने बोल दिया प्रॉफिट परसेंट है मेरा 25%, तो आप क्या करते हो, SP निकालना हो, आप करते हो 200 100% की वैल्यू है सर, गुणा में 125%, 125 आ जाएगा, या 200 × 125/100 करते हैं। तो यहाँ 1/10 आपका क्रय मूल्य अब की बार देखो, है ना, जैसे 200 रुपये था, तो ये 100% की वैल्यू है पूरी, आपको 125 की निकालनी है, 125 कर दो, तो यहाँ से कटेगा क्या आएगा 125, 25 5 125, 25 चौका 100, 5 एकम 5, 5 दूआ 10, तो 1/8 आ गया 8। इसका मतलब ऊपर रुपया आता है ना, ये देखो रुपया था, नीचे क्या है वस्तु, तो 1 रुपये में 8 की दर से बेचनी है, तो कितनी वस्तु टॉफियाँ बेचनी है, 1 में 8। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पे, A और B के पास कुल 2300 रुपये है टोटल। ये कहता है A का 4/5 भाग B के 4/13 भाग के बराबर है, मतलब B के 4/13 भाग के बराबर है। ये देखो A का जितना भाग है A मान लिया आपने, है ना, A का जितना भी रुपये है A मान लिया, इसका 4/5 कर दिया, और B का है तो B मान लिया, इसको 4/13 कर दिया। अब यहाँ से इसको कर दो, 4 से 4 कट गया, A/B आ गया बच्चों कितना 5/13, मतलब A की वैल्यू 5 है तो B की कितनी है 13, और टोटल कितना हो जाएगा 28, 13 और 5 18, सॉरी 13 और 5 कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको निकालना है किसका, B का हिस्सा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आपके पास आ गई। देखो अब इसका मतलब हुआ A की वैल्यू 5, B की 13 है, तो टोटल कितनी होगी 13 और 5 18। आपके पास टोटल कितनी दे रखी है, A और B के पास 28 2300, मतलब 18 की वैल्यू कितनी है 2300, है ना। आपको पूछिए B की कितनी है 13 पार्ट, तो 13 की वैल्यू निकालनी है, तो 2300 इसके नीचे कितना आ जाएगा 18, गुना में कितना आ जाएगा 13। इसको अपने सोल्व करेंगे, ये डेसिमल में जाएगा। ये किस लिए डेसिमल में जाएगा दोस्तों, ये क्या है, इसका जो भी क्वेश्चन अपने लिए है, ये थोड़ी इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक लिख दी, यहाँ पे 2/5 होना था। ठीक है, अब देखो 2/5 के हिसाब से करोगे ना आप, A का 2/5 बराबर है किसके, B के 4/13 के। ओके, अब यहाँ से 2 दूआ 4, 2 5 10, तो A और B का जो भी रेशियो बनेगा क्या बनेगा 10 अनुपात कितना बनेगा 13 बनेगा, सही है। और देखो A और B का टोटल कितना हो गया 23 की वैल्यू कितनी दी हुई है 2300 रुपये, तो A की वैल्यू कितनी आएगी 100 रुपये। आपको पूछा B का, तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1300 रुपये, तो ये आंसर आ जाना था। ठीक है, तो ये आपका वैसे आपको समझ में आ गए, 2 क्वेश्चन हो गए इसके साथ साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, 2 प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:8 है। ठीक है, उनका गुणनफल कितना है 768 है, तो छोटी संख्या निकालें। देखो दोस्तों एक बात आप ध्यान रखना, जब भी आपको अनुपात में चीज़ें दी हो, ठीक है, आपको जोड़ना हो या घटाना हो तो आप डायरेक्ट कर लिया करो, x मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी आपको क्या हो गुणा दिया हो, तो गुणा में देखो क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो 6 और 8 है, तो इसको रेशियो बनाएंगे तो 3 और 4 बनेगा, चाहिए 6 8 रख लो, चाहिए 3 4 कर लो, एक ही बात है। इसके साथ आप x लगाओ। अब देखो गुणा करोगे तो सीधा अगर गुणा करते 3 चौके 12 आता, 12 की वैल्यू आप 768 करते, 1 की वैल्यू निकालते, तो यहाँ से गलत हो जाता। क्यों,
देखो इसके साथ 3 चौके 12 एक्स स्क्वेयर आएगा, क्योंकि 3x इंटू 4x करोगे तो कितना बनेगा 12x स्क्वेयर। तो यहाँ आएगा 12x स्क्वेयर। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, एक्स स्क्वेयर बराबर कितना आएगा 768 बटे आएगा 12। यहाँ से काटो 12 छिके 72 और 4 बच गया 12 चौके 48। तो एक्स स्क्वेयर बराबर 64। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी, है ना, प्लस माइनस 8 आती है, लेकिन अपनी 8 पॉजिटिव लेके चलते हैं। ठीक है, अब x की वैल्यू 8 आ गई तो ये संख्या निकालनी है, तो 8 दिया 24, ये कितनी आ जाएगी 8 चौके 32। देखो x गुणा में है ना, तो 8 चौके 32 हो जाएगी। और ये कितनी आ जाएगी 8 दिया 24। आपको पूछा छोटी संख्या कितनी आ जाएगी 24, आंसर आ जाएगी इसका, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे अपने चलते हैं। एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 4500 हो जाती है। तो नए सदस्यों के आने से पहले पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी। देखो दोस्तों इसका तरीके दो होते हैं करने के। अब आपको मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। एक होता है इसका 4000 टोटल है, ये तो है इसका लेंथी मेथड बड़े वाला, और एक इसका छोटा मेथड आपको मैं बताऊंगा। पहले ये बता देता हूँ, 4000 टोटल है, इसमें कुछ मेल होंगे कुछ क्या होंगी फीमेल। मान लो मेल x है तो फीमेल कितनी बचेगी 4000 माइनस x। समझ में आई ना बात। ये कहता है 10% ये वृद्धि होगी इसमें, और इसमें कितनी होगी 20%। तो इसमें अपने 10% वृद्धि करेंगे तो 110/100 कर देंगे। इसमें क्या करेंगे 20% वृद्धि करेंगे तो 120/100 कर देंगे। अब ये टोटल कितनी होगी है, आप कहोगे सर ये होगी 4500, होगी कि नहीं होगी, इसमें भी वृद्धि होगी इसमें भी वृद्धि होगी, इसको नई कितनी आएगी 4500। अब इसको अपने सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, वो अपनी संख्या किसकी मानी x की वैल्यू, ये x की वैल्यू इसकी मानी थी मेल, तो मेल की संख्या आ जाएगी। ओके, अपने इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। देखो 4000 थी, इसके अंदर मेल और फीमेल, ठीक है, ये 10% वृद्धि हुई इसकी, और इनकी कितनी वृद्धि हुई है 20%। ओके, वृद्धि हुई तो मैंने पॉजिटिव लिखा है, कमी होगी तो अपने माइनस लिखेंगे। ओके, समझ में आ गई ना बात। अब देखो ये पुरुषों की जनसंख्या में वृद्धि, ये महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि, लेकिन इसने ना टोटल वृद्धि नहीं दी, अपने एलिगेशन लगा देंगे इसके अंदर, यहाँ पे टोटल वृद्धि आ जाए बीच वाली। आप बोलोगे सर 4000 थी 4500 होगी, तो ये 500 बड़ी है, तो ये कैसे बड़ी होगी, ये पुरुष और मेल दोनों ही बड़े होंगे ना। कितने पर बड़े होंगे 4000 पर, गुणा में क्या आ जाएगा 100%। देखो अपने प्रतिशत में चेंज कर लिया, तो 20 से 20, 10 से 10, और ये कितना आ गया 2, ये आ गया 5, तो 25/2। इसका मतलब कितना आ गया 12.5%। तो 12.5% में क्या आ गई इसकी वृद्धि आ गई। यहाँ से आप लगाओ एलिगेशन, ये कितना आएगा 2.5%, ये कितना आएगा 7.5%, है ना। यहाँ से इसका रेशो बनाओ, 25 से कम 25, 25 दिया 75, तो 3:1 आ गया। तो अब पूछ रहा है तो ये पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात आ गया, ये संख्या का अनुपात आ जाता है। ठीक है, जब भी अपने करते हैं, ये तो वृद्धि रो थी, मेल की जनसंख्या में वृद्धि का मतलब मेल की जितनी जनसंख्या है उससे वृद्धि हुई है, तो ये मेल की जनसंख्या आ गई 3 थी, इसकी कितनी थी 1 थी। इसका मतलब टोटल जनसंख्या कितनी थी मेल और फीमेल की 4000, और टोटल यहाँ पर कितनी दिखा रहा है 4, तो 4 की वैल्यू 4000। आपको किसकी पूछी है पुरुषों की, पुरुषों की कितनी है 3, 3 की वैल्यू निकाल दो, 4000/4 × 3, तो ये आगे बच्चों 3000। 3000 मेल थे, ये कितने बचेंगे 1000 फीमेल बच जाएगी। ओके, ऐसी इस प्रकार आप इसको कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये तरीका भी लगा सकते हो, आप ये तरीका भी लगा सकते हो। अब एक तरीका और इसका मैं बताता हूँ आपको। 4000 टोटल थी, आपकी हो गई अब कितनी 4500। ओके, ये 500 बड़े हैं, तो मेल और फीमेल ध्यान से देखना दोस्तों, ये 10% बढ़े, ये 20% बढ़े, समझ गए ना। अब अपने देखो इसमें 10% और इसमें क्या है 10% प्लस 10% लिख सकते हैं क्या, बोलो। आप बोलोगे सर लिख सकते हैं। अब बताओ मेल और फीमेल की टोटल जनसंख्या 4000 थी, इसका भी 10%, इसका भी 10% है, तो 4000 का 10% तो बड़ी होगी दोनों ही। टोटल कितनी आएगी 400। 400 तो इसकी भी बड़ी है इसकी भी बड़ी है, तो ये तो 45 हुई, तो 500 बड़ी थी। तो ये जो 400 के अलावा ये 100 फालतू बड़ी है, किसकी बड़ी होगी। आप बोलो सर ये 10%, ये 10% बराबर है, ये तो बराबर होगी दोनों, लेकिन ये 10% बचा है, किसका बचा है फीमेल का 10% बचा है। इसके मतलब फीमेल का 10% बराबर है किसके 100 के। यहाँ से फीमेल की आ जाएगी कितनी
यहाँ से 10 इसके नीचे जाएगा और गुणा में 100, तो यहाँ से आ गई 1000। इसका मतलब फीमेल की संख्या आ गई 1000, तो टोटल थी 4000, तो ये बच गई 3000। क्या बात समझ में आ गई क्या? तो इस प्रकार भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, चलिए आपको 3 तरीके बता दिए, आप जो मर्जी तरीका इसमें लगा सकते हो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? विकास किसी काम को 15 दिन में, तो विकास किसी काम को 15 दिन में, बबलू उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, दोनों ने मिलकर 3 दिन तक काम किया। दोस्तों आपको बताया मैंने, यहाँ पे दिन आ गया, यहाँ पे टोटल वर्क आएगा, यहाँ पे एफिशिएंसी आएगी। ठीक है, तो टोटल 15 और 10 का एलसीएम लेते हैं अपने, कितना आएगा? 30। मैं बताता हूँ कि 30 लड्डू खाने हैं मान लो आपको, तो 15 दिन में 30 लड्डू खाने हैं, तो डेली कितने खाने पड़ेंगे? 2। और 10 दिन में 30 लड्डू खाने, तो डेली कितने खाने पड़ेंगे? 3। एक दिन में 3 लड्डू खाने हैं। ओके, अब देखो अपने दिनों को ऐसे डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, लेकिन एफिशिएंसी को अपने जोड़ या घटा सकते हैं। ओनली एफिशिएंसी को प्लस या माइनस कर सकते हैं। ये कहता है दोनों ने मिलकर 3 दिन तक काम किया। देखो अपने ये लाइन बना लेते हैं, यहाँ तक काम किया था, ये इन्होंने 3 दिन तक काम किया, ये मान लो 3 दिन हो गए यहाँ तक, A + B लगे यहाँ पे, कितने दिन? 3 डे। 3 दिन बताओ, ये दोनों मिलकर एक दिन में कितने खाते हैं लड्डू? 3 और 2 5, तो 3 दिन में कितने खा जाएंगे? आप बोलोगे सर 15 लड्डू खा के थे, तो कितने बच गए थे यहाँ पर 15 बच गए। अब यहाँ कौन काम कर रहा है? ए तो छोड़कर चला गया, शेष काम कौन करेगा? बी। अब बताओ बी को 15 लड्डू खाने हैं, एक दिन में कितने खा पाता है? ये 3 ही, तो कितने दिन ले लेगा? आप बोलोगे सर 5 दिन और ले लेगा ये, तो इसका आंसर आ गया 5 दिन। इसने पूछा शेष काम की बी कितने दिनों में करेगा, इसने पूछा शेष काम कितने दिन में, तो अपने शेष का आंसर दिए, देखो 5 दिन है। अगर बोलता कि पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा, तो यहाँ पर कितने दिन लगे? 3, और यहाँ पर कितने हो गए? 5, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? 8 दिन में। तब इसका आंसर आता है ये सी। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना इस बात का। अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। एक कार का क्रय मूल्य 1.5 लाख रुपये है, 1,50,000। क्रय मूल्य कितना है? ए, 1,50,000 रुपये। एक्स ने वाई को 5% के लाभ पर कार बेची। देखो ये चीज़ें, ये सवाल है ना, इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से करके देखो। जैसे मान लो ए का है, ए के पास ए ने 1.5 लाख रुपए में इसको खरीदा। इसने किसको बेचा? बी को बेचा। बी को कितने में बेचा? आप बोलोगे सर एक्स और वाई है क्या? चलो एक्स वाई मान लो। ये एक्स के पास था, इसका क्रय मूल्य 1.5 लाख, इसने वाई को बेचा है कितने में? 5% के लाभ पर। इसका मतलब हो गया 1.5 लाख का 5% का मतलब हो गया 105/100 कर देंगे। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? ठीक है, अब क्या किया, जैसे मान लो एक्स ने वाई को बेचा, वाई के घर वालों ने क्या किया? कार लेने से मना कर दिया। तो अब वाई फंस गया कि मेरे को कार तो लेनी नहीं है, लेकिन अब ये वापस भी नहीं लेगा, इतने पैसे नहीं देगा। तो इसने एक तरकीब लगाई, इसने बोला वाई एक्स को कि चल यार तू वापस ले ले, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, लेकिन वो बोलता है अभी मैं नहीं लूँगा। लेकिन ये कहता चल कोई ना, तू 1% हानि पर ही दे दे, जितनी पेमेंट मैंने दी है ना उतना मत देना, 1% कम दे दे। तो ये कहता चलो ठीक है। तो ये कहता है कि संपूर्ण लेन देन में एक्स को कितना लाभ हुआ, है ना? एक्स को लाभ निकालना है, तो इसने वापस इसको बेचा। तो अब यहाँ से आप देखो ए की जेब में कितने रुपए थे, तो ये टोटल देखो एक्स ने वाई को बेचा, तो ये जो रुपए है, वाई के पास तो कार आ गई, इसने ये रुपए है 5% के लाभ पर बेचे, तो इतने रुपए लिए होंगे किसने? ए ने। तो ए की जेब में कितने रुपए थे? आए, काटो इसको, कितना आएगा? तो इसको करो 15 × 5 = 75 और 15 × 1 = 15, तो ये आ गया 0 1,57,500। ये ए की जेब में गए पैसे। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना, ये बहुत ही आसान लगेगा अब आपको। जब एक्स ने वाई को, एक्स है यहाँ पे, मेरा ए आ रहा है यहाँ पे नाम, एक्स ने वाई को ये कार बेची, तो एक्स की जेब में पैसे गए कितने? 1,57,500। अब वापिस इसने इसको बेचा, तो इसने 1,57,500 मतलब 15 75 00 को वापस बेचा, तो कितने % पर बेचा? 99% पर। देखो करो इसको, 2 0 कट गई, तो 1575 गुणा में क्या है? 99। अब ये पैसे किसके पास आएंगे? आप बोलोगे सर ये बी के पास, इसके पास आएंगे वाई की जेब में। किसकी जेब में? वाई की जेब में। ओके, और जो इनका डिफरेंस होगा वही क्या होगा? एक्स का लाभ होगा बस।
अब इसको सोल्व करना है, कैसे करेंगे? 1575, इसको ना ऐसे लिख लिया करो 100 माइनस 1। इसके पास क्या आएगा? 1575, डबल जीरो आ गया। इसमें से देखो 1575 एकम 1575, तो ये माइनस करना है, यहाँ से करो। ये 5, 9 में से 7 गया 2, और 14 में से 9 गया 5 गया 9, और 6 में से 1 गया 5, और ये 5 1 आ गया। तो ये आ गया 1,55,925। देखो 1,57,000 की 1,57,500 रुपये दिए थे एक्स को, और वापस इसको इतने ही मिल रहे हैं, तो ये घाटा लग गया ना। लेकिन एक्स को क्या हो गया? लाभ हो गया। कितना? 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और ये कितना बच गया? 14 में से 9 गया 5, और 6 में से 5 गया 1, तो 1575 रुपये आ रहा है क्या? ये रहा डी। तो 1575 रुपये का किसको लाभ हो गया? एक्स को लाभ हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, इसका एक तरीका और लगा सकते हो आप, या एक्स ने कोई चीज़ वाई को बेची, कार जैसे मान लो, ठीक है। इसने 1 लाख कितने की? 1.5 लाख की खरीदी हुई थी। इसने 1,57,500 की इसको दी, आपने निकाल लिया ये, ठीक है। अब ये इसको वापस दे रहा है, तो इसको देखो 1,50,000 का आपने निकाला था, कितना? 105%। ये इतनी राशि एक्स के पास थी। अब एक्स ने क्या किया? जितना ये राशि है 100% राशि है, टोटल राशि करेंगे तो जितनी भी राशि है ये किसके पास है? ए के पास है। इसमें से ए ने कितना? 99% दिया, तो ए के पास कितना बचा? एक्स ने वाई को 1% हानि पर देने का मतलब 99% वैल्यू दी है इसको वापस वाई को, 1% नहीं दी। तो 1% किसके पास रही है? किसके पास है? एक्स के पास। तो एक्स का इसका एक्स 1% निकाल दो, ये इसका आंसर होगा। देख लो, 0 से 0, और ये 2 0 इससे काटो, 15 5 75, और 15 एकम 15, 1575, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अपने को तो एक्स का निकालना है ना, एक्स का लाभ, तो एक्स का देख लेंगे अपने। ये टोटल पहले एक्स के पास पैसे थे इतने, इसमें से इसने 99% तो इसको दे दिए, इसके पास 99%, तो एक्स के पास कितना बचा था? इसका 1% बचा, तो 1% निकाल लिया इसका। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। देखो 15 साल में दोगुनी हो गई, इसका मतलब हो गया 2 की पावर 1 दोगुनी हुई है, 2 की पावर 1 ही बोल सकते हैं इसको, होने में इसको 15 साल लगे हैं, 15 वर्ष या 15 साल। इसका मतलब जो 2 की पावर में होता है ना, ये देखो कितना है? 1, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 15 साल। ये कहता है ये कितने वर्षों में मूल राशि की 8 गुना हो जाएगी। तो 8 गुना का मतलब क्या हो गया? 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 3 हो गया। तो ये निकालना है आपको। बताओ 1 की वैल्यू 15, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 15, तो 45 साल हो जाएगा इसका। ओके, समझ में आई क्या बात है? इसका आंसर आ जाएगा बी। इसी प्रकार करना है आपको। जैसे मान लो ये बोलता है कोई धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना होगी, तो 3 की पावर 1 होगी 5 साल में, तो 27 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? तो 3 की पावर कितना होगा? ये 3 होगा। 3 की पावर में बनाना होता है, तो 3 की पावर 3 है, इसका निकालना है। 1 की वैल्यू 5, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। आगे ना बात समझिए, इस प्रकार इसको सॉल्व करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 16, 18, 15, 17 पी और 14 का समांतर माध्य 17 है। देखो ये तो एवरेज है, 16 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 17 प्लस का पी प्लस का 14 अपोन में क्या आएगा? देखो कितनी है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्या है, 6 संख्याओं का माध्य है कितना है? 17। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसको जोड़ो, 16 18 34, 34 15 49, 49 और 17 कितने हो गए? 66, 66 और 14 कितने हो गए? 80। तो 80 प्लस का पी इक्वल टू आ गया 17 6 102, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 और 2 22, तो पी की वैल्यू आ गई 22। यह आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? वरुण और अनिल की आय का अनुपात। देखो एक तो होती है इनकम, एक होता है एक्सपेंडिचर, और एक क्या होता है? सेविंग। इनमें रिलेशन क्या होता है? ऐसे लिख लो, चाहे इसको ऐसे कर लो, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग कर लो, है ना, या फिर इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू क्या कर लो? एक्सपेंडिचर कर लो। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें एक ही है, एक ही फॉर्मूले से तीनों चीज़ें बन जाती है। ये कहता है वरुण और अनिल की आय का अनुपात, तो इनकी इनकम कितनी है? ये वरुण मान लो, ये क्या है? अनिल है ना।
इसकी इनकम कितनी है 12, इसको x कर लिया करो 12x, और इसकी कितनी है 13x। 12:13 है, इसका मतलब इसके 12x हो गए, इसके 13x। उनका व्यय कितना है, व्यय का अनुपात दे रखा है, देखो ये रहा। और वरुण और अनिल क्रमशः 21 और 1300 रुपये की बचत करते हैं। देखो अब आपके पास ये क्या है, आय, इनकम, आई की वैल्यू है दोनों। ये किसकी आय है, वरुण को, ये किसकी आय है, अनिल की। अब यहाँ देखो इनकम में से अपने बचत माइनस कर दे तो क्या आएगा, क्या आएगा, देखो इनकम में से ये सेविंग माइनस कर दी तो एक्सपेंडिचर आएगा। तो यहाँ से इसकी सेविंग माइनस करो, कितनी है, इसकी सेविंग है 2100 रुपये और इसकी सेविंग है 1300 रुपये, है ना, बराबर किसकी आएगा, इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो इसका एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, वे है अनुपात में 10, इसका कितना है 13, है ना। इसको 10 वाई लिखेंगे तो ये वाई कट जाता है, इसलिए अपने लिखते नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करना है, सोल्व करना है। तो 13 और 12 का गुणा करेंगे तो 12 13 का गुणा करेंगे 12 100 कितना होगा 56। 13 को गुणा करो 2100 से, 00 13 कम 13, 26 और 1 27 इक्वल टू कितना हो जाएगा 130x माइनस का 13,000। तो ये 156 इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस करो इसको तो कितना बचेगा 26x इक्वल टू क्या आएगा 27,300 में से 13,000 गए तो कितने बच गए 14,300। ओके, x इक्वल टू क्या आएगा 143 00 बटे में आ गया 26। आपको क्या चाहिए, इसने पूछा तो उनकी आय निकालें। तो देखो आय निकाल लो, 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 एकम 13, 13 एकम 13, तो ये बची है 1100। 1100 में 2 का भाग देंगे 550 आ गया। ओके, ये आई है x की वैल्यू बच्चों। ये बोल रहा है कि आय निकालो, तो पहले वाले की आय कितनी है 12, तो 12x निकालनी पड़ेगी। देखो 12x, इसकी 13x, तो 12x निकालेंगे तो 12 से गुणा करो, तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, ये 6600 आ गई किसकी, ये रही, ये आ गई वरुण की। ये 6600 इसकी है तो ये इसकी हो जाएगी, किसकी, अनिल। बात समझ में आई क्या सभी को। अगर इसको आप दूसरे तरीके से करो, इनकी इनकम का रेशियो कितना है दोस्तों, कितना है 12:13। ओके, और इनके सेविंग का रेशियो कितना है, इसकी सेविंग 10 अनुपात कितना है, एक सेकंड पीछे देख लेते हैं अपने, इसकी सेविंग नहीं है, इनके व्यय का अनुपात है 12:13 और 10:13 है, 12:13 और 10:13 है, ठीक है। ये हो गया इनके एक्सपेंडिचर का। और इसने सेविंग की है वो देखो यहाँ लिख देते हैं अपने, इसने कितनी की है 2100 रुपये की सेविंग की है, इसने कितनी की है 1300 रुपये की सेविंग की है। ओके, तो ये हो गया अनुपात वाला मेथड। इसमें आपको क्या करना होता है, देखो पहले इसके अनुपात है ना, सभी का अनुपात है, इसका अंतर करो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर निकालो। 13 दाए 130 और 13 और 12 का गुणा करेंगे कितना आएगा 156, इनका अंतर करो, ये अनुपात का अंतर आ जाएगा, ये 26 आएगा। अब ये 26 की वैल्यू निकालनी है, किसका करेंगे, ये नीचे वाला अनुपात है, इसका इसके साथ गुणा कर दो। एक सेकंड बच्चों, ये अब देखो इसका इसके साथ गुणा कर दो और इसका इसके साथ गुणा कर दो, इनका डिफरेंस निकालना है। तो 1300 का 10 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा 13,000, और 13 का 21 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 13 दूना 26, 13 एकम 13, तो 27,300। इनका डिफरेंस निकालना है। ये 00 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया और 1 आ गया, ये आ गया 14,300। समझ में आई क्या बात। सबसे पहले क्या करना है, अनुपात का अंतर, अनुपातों का डिफरेंस करना है, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में क्या करना है, जो नीचे वाला अनुपात है उसका और ये जो रियल वैल्यू दे रखी है इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर करना है। इसका इसके साथ गुणा करना है और इसका इसके साथ गुणा करना है, इनका अंतर इसके बराबर होगा। यहाँ से अब पूछा है इनकी आय, तो इसकी 12 की वैल्यू निकालो, 143 00 बटे आ गया 26 इंटू 12। देखो 13 एकम 13, 13 एकम 13, 00, 13 दूना 26, 2 से काटा 6 और 11 छिके 6600, ये देखो डायरेक्ट आ गया। ओके, इसी प्रकार 13 की वैल्यू निकालेंगे तो इसका आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है 9 की पावर m इंटू 3 की पावर 5 इंटू 27 की पावर 3 बटे 3 इंटू 81 की पावर 4 बराबर 3 की पावर 9। ये है पावर रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो 3 की पावर है, किसी की भी पावर बना लो, आपको m की वैल्यू निकालनी है। सारी देखो 3 की पावर है तो 3 की पावर में बना लो, जो भी पावर है, छोटी से छोटी पावर है। तो 9 को 3 की पावर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आप बोलोगे सर 9 को तो अपने 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसकी पावर ऊपर m है तो इसके ऊपर m लगा दो, ये आपस में गुणा हो जाएगी, तो ये बनेगा 9 की पावर 3 की पावर 2m, तो 3 की पावर कितनी बनेगी 2m, इंटू में 3 में है ये तो 5, ये क्या बनेगा 27 है कि 3
तो इस 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3। देखो 3 की पावर 3 27 हो गया, ऊपर ये पावर है ही, ये 27 को लिखा है मैंने 3 की पावर में। देखो ये 27 नहीं लिखा यहाँ पे 3 की पावर 3 27 है ये देखो, और ये 3 तो ऊपर वाला ये लिख दिया, तो 3 तिया 9, तो ये हो गया बच्चों 3 की पावर 9। बट्टे में क्या आएगा, 3 आ गया। 81 की पावर 4 का मतलब 81 को क्या लिख सकते हो आप, 3 की पावर 4, और 81 के ऊपर फिर 4 पावर लगी है तो यहाँ पे फिर 4 लग जाएगी, गुणा में हो जाएगा, तो 3 की पावर 4 कितना हो गया, देखो 4 चौके 16 हो गया। बराबर में 3 की पावर क्या है 9। अब देखो सारी की सारी 3 की पावर में बन गई। अब आपको एक नियम पता होगा, आधार समान हो गुणा में हो तो घातें जुड़ जाती है, आधार समान हो भाग में हो तो घातें घट जाती है। तो 3 की पावर देखो कितनी बनेगी, 2m 5 और 9, ये गुणा में है सारी, आधार समान है ना सभी का, तो ये जुड़ जाएगी, 5 और 9 14, ये होगी बच्चों 14। नीचे क्या आएगी, 3 की पावर 1 और 16 17, तो 3 की पावर कितनी होगी 17, बराबर में 3 की पावर है 9। यहाँ से देखो ये फिर भाग में आ गया, आधार समान है तो ये ऊपर जाके घट जाएगी, तो 3 की पावर 2m प्लस 14 माइनस का 17 बराबर में 3 की पावर 9। यहाँ से इसको सोल्व करो तो 3 की पावर 2m माइनस का कितना बचेगा 3, बराबर में क्या आएगा 3 की पावर 9। अब यहाँ से देखो आधार समान है बराबर है तो घाते भी क्या होगी बराबर, देखो आधार समान है 3 है ना, और बराबर में है, आधार समान है और बराबर में है तो इनकी घातें भी क्या होगी बराबर होगी आपस में। तो 2m माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया 9, 2m इक्वल टू हो गया 3 इधर जाएगा तो 12 हो गया, m की वैल्यू आ गई 2 6 की 12। ओके, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो ये पावर रिप्लेसमेंट का सवाल है जो आसान है बिल्कुल, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल क्या है अपने पास, नेक्स्ट ये है √7 प्लस √7 डैश डैश करके अनंत तक जा रहा है। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, x की वैल्यू निकालनी है आपको, डायरेक्ट आप निकाल सकती हो 4a प्लस बी स्क्वेयर अपॉन प्लस 1 बाई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखो a की वैल्यू इसमें क्या है, ये रही a की वैल्यू। ओके, b की वैल्यू क्या होती है इसमें, यहाँ पे देखो इसके क्या लगा है, कुछ नहीं लगा तो 1 लगा सकते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इसके गुणा में, यहाँ पे भी आगे इस प्रकार 1 1 होगा तो ये v की वैल्यू होती है। ओके, आपने पढ़ा होगा इसको बेसिक से तो आपको पता होगा यहाँ पे b की वैल्यू आती है, अपने a माइनस बी का डिफरेंस भी निकालते हैं, है ना, यहाँ पे डिफरेंस भी निकालते हैं, तो ये a की वैल्यू होती है, सॉरी b की वैल्यू होती है। ओके, या आप डायरेक्ट अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है तो यहाँ पे 1 लगा सकते हो, 4a प्लस 1 का रूट प्लस 1 बाई 2, तो यहाँ से आप लिख दो 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 1 सॉरी प्लस 1 और प्लस ये बार वाला 1 भाई क्या आ जाएगा 2, 7 चौके 28 और 1 29, तो आ गया √29 प्लस 1 बाई 2 आ गया। ठीक है, ये है ना, जब ये इसके टुकड़े नहीं होते तब अपने इसी तरीके से करना पड़ता है इसको, आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो 4a प्लस 1 का रूट प्लस 1 बाई 2। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास ये हो, जैसे मान लो 12 को √12 प्लस का रूट 12 प्लस का रूट 12 डैश डैश करके अनंत तक जाता हो, आप क्या किया करो, इसको तोड़ लिया करो। यहाँ पे देखो इसके साथ क्या है, गुणा में 1 लग रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं लगा मतलब 1 होगा, यहाँ पे कुछ नहीं लगा मतलब 1 है, तो इनका ऐसी टुकड़ों में तोड़ना है कि इनका डिफरेंस कितना हो 1 हो। इसको 3 इंटू 4 लिख सकते हैं क्या, आप बोलोगे सर सही है, इनका डिफरेंस देखो कितना है 1 है, 3 और 4 का, है ना, यहाँ पे जो चीज़ होती है, तो आपको यहाँ पे 3 इंटू 4 2 इससे टुकड़ों में तोड़ना है जिसका डिफरेंस क्या हो 1। तो अगर यहाँ पे प्लस लगा है, पूरे में प्लस वाली सीरीज है तो बड़े वाला आंसर है, अगर माइनस वाली सीरीज है तो छोटे वाला आंसर हो जाता है। अगर यहाँ पे इसके टुकड़े नहीं होते, जैसे √5 हो गया, √5 हो गया प्लस का √5 हो गया प्लस का √5 हो गया डैश डैश करके, ये 7 वाला पड़ा वैसे ही है, इसको कैसे करेंगे प्लस 4a प्लस 1 तो 5 चौके 20 प्लस का 1 रूट प्लस 1 बाई 2, ये प्लस अंदर वाला ये प्लस बाहर वाला है, तो रूट का 21 प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा 2, ये आंसर आ जाएगा इसका। और ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए आपका टेस्ट में जो क्वेश्चन थे सारे मैंने करवा दिए हैं, तो अब आपको इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस दोबारा करनी है क्वेश्चन को। ओके, इसको टाइमिंग लगा के आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको टाइमिंग धीरे धीरे कम होती जाए, आपका स्पीड बढ़ती जाए। आज के लिए दोस्तों इतने रखते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके,
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।